हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो चैप्टर था स्ट्रैटेजीज़ फॉर एनहांसमेंट इन फूड वाला। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे बी कीपिंग, फिशरी और प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। बी कीपिंग यानी मधु पालन जो है, मधुमक्खी पालन जो है, इसे हम एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन और अथवा मौन पालन जो है इसको कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। इसमें जो बी हाइव्स होती हैं उनको मेंटेन किया जाता है ताकि वो जो है हनी का प्रोडक्शन करें, हनी बी, और उसको हम फिर यूटिलाइज़ कर सकें कमर्शियली। ये एक ओल्ड एज कॉटेज इंडस्ट्री है हनी वाली, हनी कीपिंग वाली। और इसमें जो फूड है वो जो हनी है, जो शहद, वो उच्च कोटि का पोषक महत्व का एक आहार है और औषधियों की देशी प्रणाली यानी आयुर्वेद में भी जो है इसका उपयोग होता है। और हनी ही ऐसी एक मात्र चीज़ है जो बरसों बरस तक जो है ख़राब नहीं होती है, बस वो प्योर होना चाहिए। इसके अलावा हनी बी जो है बी वैक्स का भी जो है मोम भी पैदा करती है, और ये मोम जो है बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि जो कॉस्मेटिक्स हैं उनमें ये यूज़ किया जाता है। कांतिक वर्धक वस्तुओं की तैयारी तथा विभिन्न प्रकार के पॉलिश वाले उद्योगों में जो है इसका उपयोग किया जाता है, यानी कॉस्मेटिक के प्रिपरेशन में, और पॉलिश जो होती है वेरियस काइंड्स की, उसके प्रिपरेशन में जो है बी वैक्स यूज़ की जाती है। यहाँ पे उसके अलावा ये जो है इनकम जनरेट करती है, इनकम जनरेटिंग इंडस्ट्री है, और ये स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल दोनों पे जो है प्रैक्टिस की जा सकती है। तो बड़े पैमाने पे और छोटे पैमाने पे दोनों पे जो है इसको लगाया जा सकता है। और ये बहुत ही जो है आसान होती है, बाकी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की जो बाकी जो है प्रोसेस, उनसे ये आसान होता है। ये चाहे लघु उद्योग या बृहद पैमाने पर क्यों ना, एक आयजनक ये व्यवसाय बन चुका है। इसके लिए क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में जहाँ जंगली झाड़ियाँ, फलों के बगीचे और लहलाती फसलें जो है कि पर्याप्त कृषि क्षेत्र या चारागाह, वहाँ पे इसको किया जा सकता है, क्योंकि जो मधुमक्खियाँ हैं उनको फूल चाहिए अपना फूड प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये सब तो रिक्वायरमेंट होगी ही कि आसपास जो है खूबसूरत से फूल लगे हों और खूब हरियाली हो, ताकि उनको भी जो है आराम से भोजन मिले, उनको दूर नहीं जाना पड़े। मधुमक्खी की बहुत सी प्रजातियाँ होती है जिन्हें पाला जा सकता है। इनमें एपिस इंडिका जो है वो बहुत ही सामान्य प्रजाति है। ये मक्खी के छत्तों को किसी भी घर के आंगन वगैरह में हम देख सकते हैं। एपिस इंडिका जो है ये बना लेती है वरांडा वगैरह में, या फिर जो छत होती है वहाँ पर भी जो है इसके आपको जो छत्ते हैं वो मिल जाएंगे। ये लेबर इंटेंसिव काम नहीं है बी कीपिंग वाला, यानी इसमें अत्यधिक श्रम की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपेक्षाकृत आसान है, परंतु इसके लिए जो है विशेष प्रकार का ज्ञान जो है वो चाहिए होता है, जो कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं आजकल प्रोवाइड करवाती हैं। वो बताती हैं कि किस तरह से जो है मधुमक्खी पालन जो है वो किया जाए, और उनका रख रखाव जो है वो किस तरह से किया जाना चाहिए। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखने चाहिए फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग के लिए। पहला तो जो है मधुमक्खियों की प्रकृति और स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज़ है मधुमक्खियों की, कुछ बहुत बड़ी होती हैं और कुछ बहुत छोटी सी भी होती हैं, और उनका जो नेचर है वो अलग अलग होता है, तो वो हमें पता होना चाहिए। मक्खी के छत्तों को रखने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन, यानी हमारे पास जो स्पेस है, जो लोकेशन है वो सूटेबल होनी चाहिए। और उसके अलावा मक्खियों के समूह, हमारे पास मक्खियाँ भी होनी चाहिए, मधुमक्खियाँ होनी चाहिए, और कुदल को पकड़ने तथा उन्हें छत्ते में रखना, ये जो है इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि उनको कैच करना, और हाइविंग ऑफ स्वाम्स, जो ग्रुप है बीज के, उनको हाइव प्रदान करना। विभिन्न मौसम जो है डिफरेंट जो सीजन्स हैं उनमें इनका बी हाइव्स का मैनेजमेंट, यानी इनका जो है प्रबंधन, शहद तथा मोम का रखरखाव और एकत्रीकरण। मधुमक्खियाँ हमारी बहुत सी फसलों जैसे कि सूर्यमुखी, सरसों, सेब, नाशपाती के लिए परागणक है, ये पॉलिनेटर है ये। पुष्पीकरण के समय अगर इन छत्तों को खेतों के बीच रख दिया जाए तो इससे जो पौधों की परागण की क्षमता है वो बढ़ जाती है, और इस प्रकार फसल और शहद दोनों के उत्पादन में जो है वो सुधार हो जाता है। तो ये जो है म्यूचुअल बेनिफिट है, क्रॉप की जो प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाता है, और जो हनी है उसकी प्रोडक्शन को भी, ये क्वालिटी को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट है मत्स्य की यानी फिशरीज़।
तो इसमें ये भी एक प्रकार का उद्योग है जिसमें मछली और बाकी के जो जीव हैं, जलीय जीव हैं, उनको रखा जाता है और उनको पकड़ा जाता है और उनको फिर बेचा जाता है। तो ये होता है फिशरीज़। और इसमें जैसे हमारी जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही, तो आदिकाल से ही जो है मानव वो मछली खाता आ रहा है, तो अब भी जो है वो ट्रेडिशन जारी ही है। तो ये यहाँ पे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो मछली को आहार के रूप में, और इसके अलावा मछली के उत्पादों जैसे उसके अंडे वगैरह हैं और अन्य जलीय जंतु जैसे झींगा है, केकड़ा है, क्रैब, लॉबस्टर और ऑयस्टर है, जो खाने वाले ऑयस्टर है, वो ऑयस्टर वो एक और होते हैं जो कि मोती बनाते हैं। सो इन पर आश्रित है। तो कुछ मछलियाँ जैसे कतला, रोहू और कॉमन कार्प ये सामान्य अलवणीय जल में पाई जाती है, और कुछ समुद्री मछलियाँ हैं जैसे हिल्सा, सरडाइन, मैकरल और पॉम्फ्रेट, ये भी जो है खाई जाती है। यानी मरीन फिशेज़ भी खाई जाती हैं और जो फ्रेश वाटर फिशेज़ हैं वो भी खाई जाती हैं। सो फिशरीज़ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है इसका हमारी इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो 3 तरफ से क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो हमारे पास बहुत सारी जो है ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी इंडियन इकोनॉमी में। सो तटीय राज्यों में विशेषकर लाखों मछुआरों और किसानों की आय तथा रोजगार ये प्रदान करता है वहाँ पे जो फिशरमैन और फार्मर्स हैं उनको, पर्टिकुलरली इन कोस्टल एरियाज़। तो यहाँ पे जो है ये सिर्फ उनकी लाइवलीहुड का सोर्स नहीं है, सो ये उनकी जो है जीविका का एकमात्र ही साधन है वहाँ पे जो कोस्टल एरियाज़ है। तो ये उनके लाइवलीहुड का सोर्स है, और हमारे लिए जो फ़िश वगैरह खाते हैं उनके लिए फूड है। सो मत्स्य की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें जो हैं अपनाई जाती हैं, जैसे कि जल कृषि और मत्स्य पालन। तो यहाँ पे जो है एक्वाकल्चर और पीसी कल्चर जो है वो अपनाए जाते हैं, जो कि ये एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं, इनकी प्रोडक्शन को ये इंक्रीज़ करते हैं, दोनों फ्रेश वाटर और मरीन। सो इससे जो ये फिशरी उद्योग है ये विकसित हुआ है तथा फला फूला है। और अब देखो पीसी कल्चर में क्या होता है कि सिर्फ जो फ़िश होती हैं उनको ही पकड़ा जाता है, पाला जाता है और बेचा जाता है, जबकि जो एक्वा कल्चर होता है उसमें क्या होता है कि फ़िश के अलावा बाकी के सारे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको भी जो है यहाँ पे उनका भी मैनेजमेंट होता है, मतलब उनको भी रखा और पाला पोसा जाता है और फिर उनको बेचा जाता है। सो ये डिफरेंस है पीसी कल्चर और एक्वा कल्चर के बीच में, मत्स्य पालन और जल कृषि के बीच में। सो अब यहाँ जो है इसको नीली क्रांति जो है, इसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी जो है क्रांतियाँ हुई है, श्वेत क्रांति हुई है, नीली क्रांति हुई है, लाल क्रांति हुई है। सो ये डिफरेंट जो है फूड प्रोडक्ट्स जो हैं उनको उनकी मात्रा, उनकी उत्पादकता जो है वो बढ़ाने के लिए की गई थी। सो नीली जो ब्लू रिवॉल्यूशन है वो इसी से रिलेटेड है। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो प्लांट से रिलेटेड है, जो फूड क्रॉप्स है उनसे रिलेटेड है। सो नेक्स्ट है प्लांट ब्रीडिंग। सो पादप प्रजनन क्यों ज़रूरत पड़ी हमको इसकी, कि हम जो है हमारी पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनको जो है फूड और उसके अलावा एनिमल्स की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो दोनों को जो है फूड चाहिए होता है, ये लिमिटेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको जो है इसको एनहांस करना पड़ेगा प्रोडक्टिविटी को, ताकि सबके लिए जो है फूड अवेलेबल हो। तो यहाँ जो हरित क्रांति है ये की गई थी भारत में और वर्ल्ड में भी, ताकि जो फूड क्रॉप्स हैं उनकी हाई यील्डिंग वेराइटीज़ यहाँ पर डेवलप की गई थी, जो कि डिज़ीज़ रेजिस्टेंट थी और हाई यील्डिंग थी, जैसे कि वीट, राइस और मेज़ की। सो धान, मक्का और गेहूं की जो है अधिक उत्पादक और रोग निरोधक किस्मों का यहाँ पर विकास किया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन में, ताकि जो डिमांड है फूड की वो पूरी की जा सके। सो अब पादप प्रजनन क्या है, यानी प्लांट ब्रीडिंग क्या है। तो यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग जो है एक उद्देश्यपूर्ण परिचालन है, ताकि वांछित पादप किस्में तैयार हो सकें। यानी जो डिज़ायर्ड, ये एक पर्पसफुल मैनिपुलेशन होता है जिसमें डिज़ायर्ड जो प्लांट टाइप्स है वो क्रिएट की जा सके, ताकि वो जो कल्टीवेशन के लिए बेटर सूटेबल हो। क्योंकि हम जो क्रॉप्स हैं उनके लिए इंसेक्ट्स
कुछ हार्मफुल होते हैं और कुछ बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन उनसे तो नुकसान होता ही है हमारी क्रॉप्स को, और प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से जो डिजीज़ेज़ वगैरह हो जाती हैं माइक्रोब्स के थ्रू, तो उनके लिए जो है रेजिस्टेंट बनाया जाता है प्लांट्स को। सो पादप प्रजनन जो है वो हज़ारों वर्ष पूर्व से चला आ रहा है, पारंपरिक रूप से पादप प्रजनन चला आ रहा है। ये जो है लगभग 9,000 से 11,000 वर्षों पूर्व से जो है प्लांट ब्रीडिंग की जा रही है। तो कितनी पुरानी है ये। सो इसके लिखित प्रमाण जो है वो उपलब्ध हैं। सो आज भी ऐसी फसलें उपलब्ध है जो प्राचीन काल में घरों में प्रयोग होती आ रही है, और जितनी भी फसलें आज हम खाते हैं वो एंशियंट टाइम्स में जो है उनका डोमेस्टिकेशन किया गया था, यानी उनको जो है तो उनको डोमेस्टिकेशन किया गया था, तभी जो है वो अब हम जाके उनको अच्छे से जो है उनकी प्योर लाइंस वगैरह जो है वो बनाते हैं, और हाई यील्डिंग वैरायटीज़ जो है वो बनाते हैं। सो यहाँ प्रतिष्ठित पादप प्रजनन में शुद्ध वंशक्रम का संकरण तथा क्रॉसिंग शामिल है। यहाँ पे जो है प्योर लाइंस बनाई जाती हैं, और जो कि आर्टिफिशियल सेलेक्शन के थ्रू होती हैं, और इसमें क्रॉसिंग ओवर और फिर या फिर हाइब्रिडाइजेशन जो है प्योर लाइंस का वो किया जाता है, ताकि अधिक उत्पादन देने वाले पोषणज तथा रोगों के प्रति प्रतिरोधी पादपों के वांछनीय विशेषक को तैयार किया जा सके। अनुवांशिक आणविक जीव विज्ञान तथा उत्तक संवर्धन में हुई उन्नति के साथ जो है साथ साथ आणविक अनुवांशिक साधन का प्रयोग अब पादप प्रजनन में जो है किया जा रहा है, यानी मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं विद जो क्रॉप प्लांट ब्रीडिंग है उसके लिए। सो हम यहाँ पर ट्रेड जो लक्षण या ट्रेड या फिर जो लक्षण है उनकी एक सूची इसके लिए तैयार करनी पड़ती है, जिसमें प्रजनक के इन लक्षणों को अपनी फसलों में समाविष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ जो बड़े हुए फसली उत्पादन और उन्नत गुणवत्ता वाली प्रथम सूची तैयार होगी। तो हम जो ट्रेड्स हमें चाहिए किसी स्पेसिफिक पौधे से, तो वो हम उसके जीन्स जो है वो उसमें इंसर्ट करवा देते हैं, तो वहाँ से जो है उसको एक सुपीरियर क्वालिटी जो है वो मिल जाती है। सो पर्यावरणीय तनाव जैसे लवणता, अत्यधिक ताप, सूखा के प्रति सहनशीलता, रोग जनकों जैसे विषाणु, कवक और जीवाणु के प्रति प्रतिरोधकता, और पीड़कों के प्रति सहनशीलता जो है ये भी हमारी सूची में शामिल है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं वो बनाई गई हैं, जैसे बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है। सो ये जो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम है ये एक सिस्टमैटिक वे में जो है कंडक्ट किया जाता है और कैरी किया जाता है वर्ल्ड वाइड, और इसमें जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और उसके अलावा जो कमर्शियल कंपनीज़ है वो साथ में मिलकर काम करती हैं। सो ये किस तरह से होता है, जो इसमें जो है निम्न मुख्य पद होता है। पहला होता है परिवर्तनशीलता का संग्रहण, यानी कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो है वो रूट है इस किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम की, यानी अनुवांशिक परिवर्तनशीलता जो है प्रजनन कार्यक्रम का मूलाधार होता है, और इसमें बहुत सारे जो प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबल हैं वो अवेलेबल रहते हैं हमको, या तो उनके वाइल्ड रिलेटिव्स जो क्रॉप है उनके जंगली प्रजातियों से हम इनको प्राप्त कर लेते हैं, या फिर सेम स्पीशीज़ के जो रिलेटिव जो होते हैं उसी प्लांट के, उनसे हम जो है ये डिज़ायर्ड जो वेरिएबिलिटी है वो ले सकते हैं। तो विभिन्न जंगली किस्मों, प्रजातियों तथा क्रस्टेय प्रजातियों के संबंधियों का संग्रहण एवं परिरक्षण तथा उनके अभिलक्षणों का मूल्यांकन उनके संश्लिष्ट में उपलब्ध प्राकृतिक जीन के प्रभावकारी समुपयोजन के लिए पूर्वाक्षेपित होता है। सो यहाँ जो है हम वाइल्ड वैरायटी से ले सकते हैं, या फिर जो स्पीशीज़ हैं डिफरेंट वाइल्ड वैरायटीज़ स्पीशीज़ और रिलेटिव होते हैं जो कल्टिवेटेड स्पीशीज़ हैं हमारे पास, उनसे हम ये जो है ले सकते हैं जो डिज़ायरेबल है। तो यहाँ जो ये सारे डाइवर्स एलील्स हैं ऑफ ऑल जीन्स फॉर ऑल जीन्स इन अ गिवन क्रॉप, इनको हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहते हैं। तो किसी भी फसल में पाए जाने वाले सभी जीनों के विविध अलील का समस्त संग्रहण जो है, ये पूरा जो कलेक्शन है, इसे हम क्या कहते हैं, जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्म संग्रहण कहते हैं। अब दूसरा स्टेप है इसमें कि इवोल्यूशन एंड इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, यानी जनकों का मूल्यांकन तथा चयन। तो जो जर्म प्लाज्म है वो इवैल्यूएट किया जाता है,
मूल्यांकित किए जाते हैं ताकि पादपों को उनके लक्षणों के वांछनीय संयोजनों के साथ जो है अभी निर्धारित किया जा सके। तो उनको जो डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन जो है कैरेक्टर्स के वो हम आइडेंटिफाई कर सकें, तो उसके लिए जर्म प्लाज्म को जो है वो इवैल्यूएट किया जाता है। तो जो सेलेक्टेड प्लांट्स हैं वो मल्टीप्लाई किए जाते हैं और ये प्रोसेस जो है वो यूज़ इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो संकरण की प्रक्रिया में ये किया जाता है और इस प्रकार जो वांछनीय जो जीन्स हैं वो हमको मिल जाते हैं। सो प्योर लाइंस जो है वो क्रिएट की जाती हैं जहाँ डिज़ायरेबल और पॉसिबल हो, जहाँ पर तो वांछनीय और संभव है वहाँ पर शुद्ध वंशक्रम जो है उत्पन्न कर ली जाती है। अब ये ऐसा सेम एनिमल्स में भी था और ये प्लांट्स में भी होता है। सो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सेलेक्टेड पेरेंट्स, तो चयनित जनकों के बीच का संकरण। तो ये जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हैं जो हमने लिए हैं कि हमको 2 डिफरेंट प्लांट्स हैं उनको फिर कंबाइन कराया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हाई प्रोटीन क्वालिटी होती है एक पेरेंट की, वो कंबाइन की जाती है विद द डिजीज़ रेजिस्टेंट फ्रॉम द अनदर पेरेंट। सो उच्च प्रोटीन गुणवत्ता है और दूसरे में जो है रोग निरोधक गुण है, तो उन दोनों को जो है संयोजन की आवश्यकता होती है। उनको जो है पर संकरण के द्वारा ये संभव है 2 जनक ऐसे संकर पैदा करें जिनमें अनुवांशिक वांछित लक्षणों का संगम एक पौधे में हो सके। यानी ये 2 डिफरेंट क्वालिटीज़ 2 डिफरेंट पेरेंट में, तो इनका जो है हाइब्रिड जो होता है इनकी हाइब्रिडाइजेशन कराई जाती है। क्रॉस हाइब्रिडाइजिंग से ये गुण जो है उसके जो ऑफस्प्रिंग है जो उसमें ये आ जाएंगे, जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हैं ये एक ही प्लांट में आ जाएंगे। सो ये लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत ही थका देने वाला प्रोसेस होता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जो है वो एक डिज़ायरेबल प्लांट से हम लें, जैसे कि मेल पेरेंट से लिया है हमने, और फिर उसको हम स्टिग्मा पे रखें, जो सेलेक्टेड फीमेल पेरेंट है उसके ऊपर रखें हम उसे, और तो मतलब चुनना और फिर इस तरह से जो है फर्टिलाइजेशन करवाना, ये बहुत ज़्यादा जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो काफ़ी कठिन और अधिक समय लेने वाली ये प्रक्रिया है। और ये भी आवश्यक नहीं है कि संकर जो है वो वांछनीय लक्षणों को संयोजित करे ही, यानी जो हाइब्रिड है वो कंबाइन करें इन डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को। तो यूजुअली ये जो है ओनली इन 1 in few hundreds to 1,000 क्रॉसेस शो द डिज़ायरेबल कॉम्बिनेशन। तो इसकी जो सक्सेस की रेट है वो भी बहुत कम है, जो कि कुछ सैकड़ों से 1000 क्रॉस में केवल एक ही वांछनीय जो है संयोजन प्रदर्शित करता है। अब नेक्स्ट है कि सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, श्रेष्ठ पुनर्योगज का चयन तथा परीक्षण। तो इसमें क्या किया जाता है, इस स्टेप में जो है हम करते हैं कि जो सिलेक्शन करते हैं जो प्रोजनी है हाइब्रिड्स की उसमें से। इसके अंतर्गत संकरों की संतति के बीच से पादप का चयन किया जाता है और इसमें वांछित लक्षण संयोजित हो, जिसमें ये सारे जो लक्षण हैं वो संयोजित हो, यानी हमको वो सारे लक्षण मिल गए हो जो हमें चाहिए हो, तो उसका फिर हम सिलेक्शन करते हैं, उसको हम अलग से रख लेते हैं कि हाँ ये है वो प्लांट जो हमें चाहिए था। ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्रूशियल होता है टू द सक्सेस ऑफ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायर्स केयरफुल साइंटिफिक इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेनी। वैज्ञानिक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है यहाँ पे, और ये चरण जो है परिणाम स्वरूप ऐसे पादप उत्पन्न होते हैं जो जनकों में श्रेष्ठ होते हैं। तो यहाँ पे जो श्रेष्ठ वैरायटी है वो हमने अब पैदा कर ली है, क्योंकि उसके पास जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स है कि वो डिजीज़ से रेजिस्टेंट है, वो हाई प्रोडक्टिविटी, वो हाई यील्ड देता है हमको, यानी उसमें ज़्यादा जो है प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो सुपीरियर हो जाएगा, उसको हम रख लेंगे। तो ये कई पीढ़ियों तक स्वपरागणत तब तक करते रहते हैं जब तक कि समरूपता की अवस्था नहीं आ जाती, यानी ये होमोजाइगोसिटी की कंडीशन नहीं आ जाती जब तक ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन करते रहते हैं। जिससे लक्षण जो है वो भी संयोजित नहीं हो पाते हैं, तो सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं जो कैरेक्टर्स हैं इन प्रोजेनीज में। अब नए उसके अलावा एक है टेस्टिंग, रिलीजिंग एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवेयर्स। यहाँ नए कंचनों का परीक्षण, निर्मुक्त होना तथा व्यापारीकरण। अब जो हमने न्यूली सेलेक्टेड लाइंस हमने बनाई हैं और उनकी यील्ड जो है उनकी जो है उत्पादन और अन्य गुणों वाली जो सहेज के विशेषज्ञों, प्रतिरोधकता आदि गुणों के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है इनको, जो नव चयनित वंशक्रम है उनको
फिर ये इवैल्यूएशन जो है वो किया जाता है। मूल्यांकित पौधों को अनुसंधान वाले खेतों में जहाँ उन्हें आदर्श उर्वरक प्राप्त हो रहे हों, उन्हें सिंचाई का पानी मिल रहा हो तथा अन्य समुचित संचय प्रबंधन आदि उपलब्ध हो, वहाँ पैदा किया जाता है। जैसे अपने यहाँ जोधपुर में जो है काजरी है, तो काजरी में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े से जो है खेत हैं, तो वहाँ जो है इनका मतलब अगर वो लोग ये करते हो तो कल्टीवेशन जो है उन फील्ड्स में जो है किया जाता है, फिर उनका इवैल्यूएशन किया जाता है, तो वो जो है नई नई जो है वैरायटीज़ डेवलप करते रहते हैं। सो इनमें उपयुक्त गुणों का जो है मूल्यांकन किया जाता है। अनुसंधानिक खेत है वहाँ पे, सो उनमें मूल्यांकन के बाद पौधों का परीक्षण जो है देश भर में किसानों के खेतों में कई स्थानों पर कम से कम 3 ऋतुओं तक जो है वो किया जाता है। तो इन स्थानों में सभी शस्य खंडों का निरूपण होना चाहिए जहाँ सामान्य खेती होती है। सो ये वाली जो विधि है, इससे उत्पन्न शस्य की तुलना सर्वोत्तम उपलब्ध स्थानीय शस्य कणों चेक किया हुए संदर्भ कण से करने के बाद ही जो है इनका मूल्यांकन किया जाता है। सो ये फील्ड रिसर्च के बाद जो है इनको फार्मर्स को दे दिया जाता है, और 3 ग्रोइंग सीजन्स तक जो है जो सेवरल लोकेशंस है कंट्री में, वहाँ तक इनको ग्रो किया जाता है, जो कि जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हो डिफरेंट वाले, उनमें यहाँ जो है इनका कल्टीवेशन किया जाता है। फिर उसी के बेसिस पे जो है इस नई स्पीशीज़ का जो है वो इवैल्यूएशन किया जाता है। सो इंडिया में मेनली क्योंकि इंडिया हमारी जो है हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे जीडीपी का जो है 33% जो है वो एग्रीकल्चर है अप्रॉक्सीमेटली, और ये जो है 62% जो जनसंख्या है उसको रोज़गार देता है। सो इंडिपेंडेंस के बाद जो है एक मेन चैलेंज था इंडिया हमारे देश के पास कि जो बढ़ती हुई आबादी है उसके लिए किस तरह से जो है इनफ फूड जो है वो प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि पहले हमारे यहाँ जो फूड था वो इंपोर्ट किया जाता था, फूड की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो उसके बाद जो है 1960s में के मध्य में जो है 65-66 के अराउंड जो है यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। सो के मध्य में जो है गेहूं तथा धान की बहुत सी उच्च उत्पादन वाली किस्मों का विकास पादप प्रजनन तकनीकों के प्रयोग से जो है किया गया था। तो भारत में जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक जो है वो हैं MS स्वामीनाथन, और जबकि वर्ल्ड में जो है नॉर्मन बोरलॉग हैं, जिनको इसके लिए जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला था। सो यहाँ परिणाम स्वरूप जो खाद्य उत्पादन में जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। सो हरित क्रांति इसको नाम दिया गया था, और गेहूँ और धान की जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन हुई थी। सो 1960 से लेके 2000 तक जो है गेहूं का उत्पादन जो है वो 11 मिलियन से बढ़ के 75 मिलियन टन हो गया था, और धान का उत्पादन जो है वो 35 मिलियन से बढ़ के 89.5 मिलियन टन हो गया। और इस कारण गेहूं और धान की जो अर्धवामन किस्म, क्योंकि यहाँ में हमने जो है सेमी ड्वार्फ जो इनके क्रॉप्स थी वो हमने इन्वेंट करी थी। सो अर्धवामन किस्मों का जो है यहाँ पे विकसित होना, जो वैरायटी है सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ जो है वो डेवलप की गई थी। तो यहाँ पे जो मैक्सिको स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज़ में जो यहाँ ये है जेनेटिकली जो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ हैं, एक मेज़ की है, ये सोनालिका जो कि गेहूं की है। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वैरायटी का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि ये किसकी वैरायटी है। तो लेकिन इस बुक में इतना नहीं दे रखा है कि कौन सी वैरायटी जो है वो किसकी है। और ये है जो धानी मटर है P1542, ये सोनालिका। सो जो मैक्सिको के ये हैं नॉर्मल बर्लोग, इन्होंने गेहूं की अर्धवामन किस्म का जो है विकास किया है, इनको नोबेल प्राइज़ मिला है, ये हमने बता दिया था। इसी के परिणाम है कि 1963 में उच्च उत्पादन तथा रोग प्रतिरोधी किस्मों की वंश रेखाएं जैसे सोनालिका तथा कल्याण सोना का विकास कर उन्हें भारतवर्ष की जो गेहूं उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में जो इनको प्रयोग किया गया था। इसके अलावा अर्धवामन धान की किस्में IR8 है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI फिलीपींस में ये पैदा किया गया था, और थाईचुंग नेटिव 1 ताइवान से व्युत्पन्न किया गया है। ये 2 वैरायटी हैं राइस की, और 1966 में इन व्युत्पन्नों को प्रयोग में लाया गया। बाद में अधिक अच्छा उत्पादन देने वाली अर्धवामन किस्में जया और रत्ना
को जो है वो भारत में विकसित किया गया था। अब गन्ना जो है, गन्ना की एक वैरायटी है सैकरम बारबरी। ये नॉर्थ इंडिया में उगाई जाती थी, लेकिन इसमें जो है जो शुगर का कंटेंट है, जो शुगर की मात्रा है, शर्करा का अंश जो है वो बहुत कम होता है और ये इसकी उत्पादन क्षमता भी जो है वो बहुत कम थी। लेकिन एक और वैरायटी है इसकी जो साउथ में उगाई जाती है, सैकरम ऑफिसिनेरम, और इसका जो है तना बहुत मोटा होता है और इसमें शुगर भी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये क्या है कि नॉर्थ इंडिया के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वहाँ अच्छे से ये उग नहीं पाता है। तो इन दोनों के बीच में एक क्रॉस कराया गया जो सैकरम बारबेरी है और सैकरम ऑफिसिनेरम है, और एक किस्म जो है वो उत्पन्न की गई। इनका सफलतापूर्वक संकरित कराया गया, और ताकि उच्च उत्पादन के लिए जो वांछनीय गुण हैं, जैसे कि मोटा तना और उच्च शर्करा वाले पौधे प्राप्त हो सकें। तो ऐसा जो है पौधा प्राप्त हो गया और फिर उसको जो है नॉर्थ इंडिया में उगाया जाना शुरू हो गया था। अब है ज्वार यानी मिलेट्स। तो यहाँ पे हमने जो है भारत में संकर मक्का, ज्वार, बाजरा का जो है सफलतापूर्वक विकास किया जा चुका है। जल के अभाव में प्रतिरोधी उच्च उत्पादन वाली किस्में हैं ये, और इनका जो विकास है वो संकर प्रजनन के परिणाम स्वरूप हुआ है। सो ये जो है हाइब्रिड ब्रीडिंग के थ्रू जो है इनका डेवलपमेंट हुआ है, और ये हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हैं जो कि वाटर स्ट्रेस से रेजिस्टेंट है, यानी उसके प्रति इनकी जो है रोधक क्षमता है। अब रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। रोग हो जाए तो फसलें जो है वो नष्ट हो जाती हैं और सब काम खराब। सो कवक, जीवाणु और विषाणु रोगजनकों का एक विशाल वर्ग जो है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु को जो है यहाँ पे ये रहता है, और जो इस एरिया में जो क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ख़राब काम है, मतलब बीमारियाँ पैदा कर देता है। तो क्रॉप जो है यहाँ पे अक्सर शस्य हानि महत्वपूर्ण होती है, तथा ये जो है 20 से 30% तक हो सकती है, और या फिर कभी कभी जो है इससे जो है पूर्ण हानि भी होती है, यानी टोटल जो है लॉस हो जाता है क्रॉप का। सो इस सिचुएशन में क्या है कि ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट जो है कल्टीवर्स का, जो खेतीहर जातियाँ हैं कि प्रजनन तथा विकास से खाद्य उत्पादन जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा, अगर इनमें क्या है रोग के प्रति प्रतिरोधी जो है वो क्षमता होगी। सो ये इसके अलावा इनको और हेल्प करेगा कि जो हम फंजीसाइड्स और बैक्टीरियोसाइड्स जो डालते हैं, जो कवक नाशी और जीवाणु नाशियों के प्रयोग से भी जो है मुक्ति मिलेगी, उन पर भी जो निर्भरता जो है वो घट जाएगी अगर इनमें खुद में ही रेजिस्टेंट हो, पौधों में खुद ही जो है ऐसे केमिकल्स बनते हो जो कि इनको इनसे बचाते हों, जो रोगाणु हैं इनसे। उसके अलावा पोषी पादपों की प्रतिरोधकता उनकी रोगजनकों को रोग उत्पन्न करने से रोकने की क्षमता है, और इसका निर्धारण जो है वो पोषी पादप के आनुवंशिक ढांचे द्वारा किया जाता है। अब प्रजनन की क्रिया अपनाने से पूर्व रोगी कारक जीव के बारे में जानकारी और उसके प्रसार की क्रियाविधि की जानकारी जो है वो हमें होनी चाहिए। कवकों द्वारा उत्पादन जो है कुछ रोग है, जैसे कि गेहूं का भूरा कीट, गन्ने का रेड रॉट रोग, आलू का पछेती अंगमारी रोग, और जीवाणु द्वारा ये जो है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, ये है बैक्टीरिया के द्वारा है, और ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है ये बैक्टीरिया के थ्रू है। एंड ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स जो है वो वायरस के थ्रू होता है ये डिजीज़, और टोबैको मोज़ाइक और जो रस्ट वाली डिजीज़ है वो फंगस से होती है, जैसे कि ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन है एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है। और बैक्टीरिया से होता है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स, और वायरस से जो है टोबैको मोज़ाइक और शेल्जर मोज़ाइक वाली डिजीज़ जो है वो होती है TMV वायरस से। अब ये प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन विधियाँ क्या है, जो मैथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेजिस्टेंट। तो इसमें जो ब्रीडिंग है वो करवाई जाती है बाय द कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स, जैसे हमने जो है ऊपर पढ़ी थी, तथा उत्परिवर्तन द्वारा संपन्न किया जाता है। तो रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन को पारंपरिक विधि, संकरण तथा चयन है यहाँ पे, यानी हम जो है इसको सेलेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जो रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं उनको। इसके
अन्य जो पद अन्य सस्य लक्षणों जैसे उच्च उत्पादन के लिए प्रजनन की विधि के आवश्यक रूप से जो है समरूप हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रतिरोधकता स्रोतों का जो है के लिए जनन द्रव्य को छाना जाता है। छानना चयनित जनकों का संकरणों का चयन तथा मूल्यांकन तथा नई किस्मों का परीक्षण तथा उन्हें उत्पन्न करना, ये सारे जो है इसके वेरियस स्टेप्स होते हैं। पहला स्क्रीनिंग करते हैं हम जर्म प्लाज्म का फॉर रेजिस्टेंट सोर्सेज, फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट्स, देन सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ हाइब्रिड्स एंड टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ द न्यू वेराइटीज़। तो यहाँ पे कुछ जो है वैरायटीज़ दे रखी है हमको, जैसे गेहूँ की है हिमगिरी, तो ये है पर्ण तथा धारी कीट से प्रतिरोधक है और हिलबैंड से। सरसों की है पूसा स्वर्णिम और ये श्वेत कीट्स के प्रति जो है प्रतिरोधक है। फूल गोभी की पूषा शुभ्रा, पूसा स्नोबॉल K1, ये कृष्ण विगलन तथा कुंचित अंगमारी क्षीण कृष्ण विगलन से जो है यानी ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लैक रॉट से जो है ये रेजिस्टेंट होती है। देन है लोबिया काउपी पूसा कोमल जो है इसका वैरायटी है और ये बैक्टीरिया ब्लाइट से जो है रेजिस्टेंट होती है। देन है चिली मिर्च और ये है पूसा सदाबहार और ये चिली मोजाइक वायरस, तंबाकू मोजाइक वायरस तथा पर्णकुंचन यानी लीफ कर्ल से जो है रेजिस्टेंट होती है। अब जो रोग प्रतिरोधी जीन हैं उनको हम विभिन्न फसलों की किस्मों या फिर जो जंगली प्रजातियां हैं ये उनमें उपस्थित होते हैं, तो हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं वहाँ से और फिर वो जो वहाँ से निकाल के और इनको जो है म्यूटेशन जो है वो इंड्यूस कराया जाता है पादपों में। सो ये जो है सीमित संख्या की उपलब्धता के कारण पारंपरिक प्रजनन जो है वो बहुत नहीं हो पाता है, तो पादपों में विविध उपायों के द्वारा परिवर्तन प्रेरित किया जाता है। बाद में जो है प्रतिरोधकता के लिए पादप पदार्थों का स्क्रीनिंग करने से वांछनीय जीन की जो है वो पहचान हो जाती है और ये वांछनीय लक्षण वाले पादप को या तो सीधे ही गुणित किया जा सकता है या फिर इसका प्रयोग जो है प्रजनन में किया जाता है। उत्परिवर्तन सोमोक्लोनल वेरिएंट और आनुवांशिक अभियांत्रिकी में चुनाव की अन्य जो है प्रजनन विधियां हैं। तो इसमें जो है डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जो है वो मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो डायरेक्टली या फिर उनको ब्रीडिंग में यूज़ किया जाता है। तो अदर ब्रीडिंग मेथड्स जो है जो सोमोक्लोनल वेरिएंट्स हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग ये है इसके थ्रू होता है। तो म्यूटेशन जो है उत्परिवर्तन जो है ये जीन के भीतर आधार अनुक्रम में परिवर्तन द्वारा जो आनुवांशिक विविधताएं हैं उत्पन्न हो जाती है, वही उत्परिवर्तन होता है यानी म्यूटेशन होता है। तो जेनेटिक वेरिएशन जो है वो क्रिएट होता है थ्रू चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस विद इन द जीन, जिससे कि जो न्यू कैरेक्टर है वो डेवलप होता है या न्यू ट्रेट जो है वो डेवलप होता है जो कि पेरेंटल टाइप में नहीं पाया जाता, यानी ये इनसे डिफरेंट है, म्यूटेशन हो गया है यहाँ पे। सो ये एक पॉसिबल होता है कि इन म्यूटेशन जो है वो आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जाए केमिकल्स की मदद से या फिर रेडिएशंस की मदद से, जैसे कि गामा विकिरण के द्वारा जो है ये आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जाए ताकि जो है चेंज हो जाए, उसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर जो है वो हमको मिल जाए उसके लिए। सो उत्परिवर्तन इसको हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन प्रजनन कहते हैं यानी म्यूटेशन ब्रीडिंग कहते हैं। जैसे कि मूंग बीन है, इनमें पीत मोजाइक वायरस तथा चूर्निल आसिता के प्रतिरोधक क्षमता है और ये परिवर्तन के द्वारा ही प्रेरित हुई है, यानी येलो मोजाइक वायरस एंड पाउडरी माइल्ड्यू के प्रति जो है ये रेजिस्टेंट है। उसके अलावा जो सेवरल वाइल्ड रिलेटिव्स हैं डिफरेंट कल्टिवेटेड स्पीशीज़ के, उनमें भी जो है सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन इनका उत्पादन जो है वो बहुत ही कम होता है। सो उच्च उत्पादन प्रदान करने वाली जो है कृषि किस्मों में प्रतिरोधक जीनों को मिलाने की यहाँ पे आवश्यकता होती है। जैसे कि भिंडी में ये जो वाइल्ड स्पीशीज़ है भिंडी की, वहाँ से जो है जीन लिया गया और इनमें डाल दिया गया ताकि ये जो है एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस में जो है पीत मोजाइक वायरस के प्रति प्रतिरोधकता जो है इसकी जंगली प्रजातियों से स्थानांतरित की गई है। इसके परिणाम स्वरूप जो नई वैरायटी बनी है उसको हम कहते हैं एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस की एक नई प्रजाति किस्म जो है पर भनी क्रांति उत्पन्न हुई है। पर भनी क्रांति इसका नया नाम है। सो अब ये जो सारे उदाहरण हैं ये इन्वॉल्व करते हैं जो सोर्सेज जो रेजिस्टेंट जीन्स हैं
हमने लिए हैं वहाँ से। तो ये जो है सेम जो क्रॉप है उनके जो ऐसे पौधों से लिए हैं जो उनके प्रति रेजिस्टेंट हो या फिर उनकी जंगली जो संबंधी जंगली प्रजाति के होते हैं, जिनमें जो प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन करना पड़ता है, और प्रतिरोधक जीनों का जो है स्थानांतरण लक्ष्य तथा स्रोत पाद के मध्य लैंगिक संकरण के द्वारा जो है ये चयन द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। यानी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है बिटवीन द टारगेट एंड द सोर्स प्लांट फॉलोड बाय द सिलेक्शन। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।